हमारा ही फायदा होगा, न कि जुबातों जैसे लोगों का। अच्छा, ये जो लोग नए आए हैं शायद वो देख भी पा रहे होंगे, वहां पर साथी सौरभ वो प्रेजेंट भी कर रहे हैं इसको। तो वहां से भी आप किताब के पन्ने से मदद ले सकते हैं, क्योंकि अनुवाद थोड़ा कठिन होता है हिंदी का। और वहां आप पढ़ते रहेंगे और मैं जब बोलती रहूंगी तो उससे एक कनेक्शन बना रहेगा। तो लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि ये सारे जुबातेव जैसे लोग जो मजदूरों के ट्रेड यूनियनों और संगठनों में घुस करके जो सरकार की तरफ से या पुलिस की तरफ से आते हैं और उसमें घुसपैठ करते हैं, तो इसमें भी जब हम उनका भंडाफोड़ करते हैं और तो उसमें भी हमारा फायदा होगा, हम उसका भी फायदा ले सकते हैं कहते हैं। परंतु यह सब करते हुए हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मजदूर आंदोलन के वैधीकरण से अंत में जाकर हमारा ही फायदा होगा, क्योंकि उस समय रूस में ये वैध नहीं था ट्रेड यूनियन वगैरह, तो वैधीकरण की प्रक्रिया थी ये, न कि जुबातों जैसे लोगों का। इसके विपरीत हमारा भंडाफोड़ आंदोलन ही है जो हमें गेहूं को झाड़ झंखाड़ से अलग करने में मदद देगा। झाड़ झंखाड़ क्या है इसकी ओर हम संकेत कर चुके हैं। गेहूं से हमारा मतलब यह है कि मजदूरों के और भी बड़े तथा और भी पिछड़े हुए हिस्से सामाजिक एवं राजनीतिक प्रश्नों की ओर आकर्षित होंगे। हमारा मतलब यह है कि हम क्रांतिकारी लोग उन कामों से मुक्त हो जाएंगे जो बुनियादी तौर पर वैध हैं, यानी वैध किताबों का वितरण, पारस्परिक सहायता इत्यादि इत्यादि, और जिनके विकास से हमें लाजमी तौर पर आंदोलन के लिए अधिकाधिक सामग्री मिलती जाएगी। इस अर्थ में हम जुबातो और ओरोजेव जैसे लोगों से यह कह सकते हैं और कहना चाहिए, सज्जनों डटे रहो, अपना पूरा जोर लगाए रहो। जब कभी आप लोग मजदूर के रास्ते में फंदा डालेंगे तब हम आपका भंडाफोड़ करने की व्यवस्था करेंगे। पर जब कभी आप लोग सचमुच कोई आगे कदम उठाएंगे, भले ही वह थोड़ा हटकर बढ़ने का कदम हो, तब हम यह कहेंगे कृपया और बढ़िए। और सचमुच आगे कदम केवल वही हो सकता है जिससे मजदूरों के कार्यक्षेत्र में थोड़ा ही सही पर सचमुच कुछ विस्तार आए। ऐसे प्रत्येक विस्तार से हमारा लाभ होगा और उससे ऐसी वैध संस्थाओं के निर्माण में सहायता मिलेगी जहां पुलिस के खुफिया एजेंट समाजवादियों का पता नहीं लगाया करेंगे, बल्कि जहां समाजवादियों को अपने समर्थक मिलेंगे। संक्षेप में हमारा काम झाड़ झंखाड़ को काट कर साफ करना है। हमारा काम गमलों में गेहूं उगाना नहीं है। झाड़ झंखाड़ साफ करके हम गेहूं के लिए जमीन साफ कर देंगे। और जबकि आफानासी इवानोविच और पुल्खेरिया इवानोवना जैसे लोग गमलों में लगी फसल को उगाने में व्यस्त हैं, तो हमें न केवल आज के झाड़ झंखाड़ को साफ करने के लिए बल्कि कल की गेहूं की फसल काटने के लिए भी लोगों को तैयार करना चाहिए। अतएव हम वैधीकरण द्वारा एक ऐसा ट्रेड यूनियन संगठन बनाने की समस्या हल नहीं कर सकते जो कम से कम गुप्त और अधिक से अधिक व्यापक हो, और ब्रैकेट में लिखते हैं, परंतु यदि जुबातेव और ओजेरेव जैसे लोग हमें इस समस्या को हल करने का थोड़ा भी अवसर देते हैं तो हमें बहुत ही खुशी होगी। और इसके लिए जितना हो सके उतने जोरदार ढंग से हमें इन लोगों के खिलाफ लड़ना चाहिए। ब्रैकेट बंद। इसके बाद गुप्त ट्रेड यूनियन संगठनों का मार्ग बचता है और इसके लिए हमें निश्चित रूप से उन मजदूरों की अधिक से अधिक मदद करनी चाहिए जिन्होंने इस मार्ग पर चलना शुरू कर दिया है। ट्रेड यूनियन संगठन न केवल आर्थिक संघर्ष को विकसित और मजबूत करने के लिए बहुत मूल्यवान साबित हो सकते हैं, बल्कि वे राजनीतिक आंदोलन और क्रांतिकारी संगठन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण सहायक बन सकते हैं। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए और नवजात ट्रेड यूनियन आंदोलन को सामाजिक जनवादियों की वांछित दिशा में ले जाने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि लगभग पिछले 5 वर्ष से सेंट पीटर्सबर्ग के अर्थवादी संगठन की जिस योजना को लेकर इतने व्यस्त हैं वह कितनी बेहुदा है। यह योजना, इसको पढ़ूं क्या? ये पत्रिकाओं का इसमें ब्रैकेट में दिया हुआ है। नहीं, इसको बाईपास कर दीजिए, इसको हटा देती हूँ, ये समझ में भी नहीं आता पढ़ने का। उसमें 52 पैराग्राफ हैं, 23 पैराग्राफ में मजदूरों, ये मैं छोड़ देती हूँ अगर आप लोग कहें तो, और अगले पैराग्राफ से बात करती हूँ, क्योंकि वो कुछ उसमें प्रमाण दे रहे हैं पत्रिकाओं में जो लेख हैं उनको लेकर के, उनके पृष्ठों को लेकर के। सामाजिक जनवाद और मजदूरों के आर्थिक संघर्ष से संबंधित प्रबंधकर्ता दल एक ही बात है। अर्थवादियों के विचार कैसे सामाजिक जनवाद से हटकर ट्रेड यूनियनवाद की ओर बहक जाते हैं और वे इस विचार से कितने दूर हैं कि सामाजिक जनवादी कार्यकर्ता को सबसे पहले क्रांतिकारियों का
ऐसा संगठन बनाने की फिक्र करनी चाहिए जो सर्वहारा के पूरे मुक्ति संग्राम का नेतृत्व कर सके। इसकी सबसे बढ़िया मिसाल मिलना मुश्किल है। मजदूर वर्ग की राजनीतिक मुक्ति की ओर, जार की निरंकुशता के खिलाफ संघर्ष की बातें करना और फिर भी इस प्रकार की नियमावलियां बनाना यह बताता है कि इन लोगों ने यह तनिक भी नहीं समझा है कि सामाजिक जनवाद के असली राजनीतिक काम क्या है। इनके लगभग 50 पैराग्राफों में इस समझ की झलक तक नहीं मिलती है कि जनता में ऐसा व्यापकतम राजनीतिक आंदोलन चलाना आवश्यक है जो रूसी निरंकुशता के हर पहलू पर और रूस के विभिन्न सामाजिक वर्गों की सभी विशेषताओं पर प्रकाश डाले। इस तरह की नियमावली से राजनीतिक उद्देश्यों की बात तो जाने दीजिए, ट्रेड यूनियनवादी उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी कोई मदद नहीं मिल सकती, क्योंकि उसके लिए व्यवसायगत संगठन करना आवश्यक है, जिसका इन नियमावलियों में कोई जिक्र तक नहीं किया गया है। पर सबसे ज्यादा मार्के की बात शायद इस पूरी व्यवस्था का जरूरत से ज्यादा भारी होना है। यह व्यवस्था एक जैसे तथा हर दर्जे के फुटकर नियमों और 3 मंजिलों वाली चुनाव प्रणाली के जरिए एक फैक्ट्री को समिति से बांधने की कोशिश करती है। अर्थवाद के संकुचित दृष्टिकोण की सीमाओं में जकड़ा हुआ विचार ऐसे नियमों के जंगल में खो जाता है जिनसे सचमुच लाल फीते और नौकरशाही की बू आती है। जाहिर है कि 3/4 नियम व्यवहार में कभी लागू नहीं किए जाते, पर दूसरी ओर इस प्रकार का गुप्त संगठन जिसका केंद्रीय दल हर कारखाने में मौजूद हो, राजनीतिक पुलिस के लिए बहुत बड़े पैमाने पर छापे मारना बहुत आसान बना देता है। पोलैंड के हमारे साथी भी अपने आंदोलन में इस प्रकार के दौर से उस समय गुजरे जब वहां हर किसी को मजदूर सहायता कोष का व्यापक संगठन खड़ा करने का जोश आया हुआ था। परंतु जब उन्होंने देखा कि ऐसे संगठनों से केवल राजनीतिक पुलिस को भरपूर फसल बटोरने में मदद मिलती है, तब उन्होंने बहुत जल्द ही इस विचार को त्याग दिया। यदि हम मजदूरों के व्यापक संगठन चाहते हैं, न कि व्यापक गिरफ्तारियां, यदि हम राजनीतिक पुलिस को खुश नहीं करना चाहते, तो इन संगठनों को हमें बिल्कुल गैर रस्मी बनाकर रखना चाहिए। परंतु क्या उस हालत में वे काम कर सकेंगे? आइए हम देखें कि इनके काम क्या हैं। कारखाने में होने वाली सभी बातों पर नजर रखना और घटनाओं का ब्यौरा रखना। क्या इस काम के लिए सचमुच किसी बाकायदा दल की जरूरत है? क्या यह काम बिना कोई विशेष दल बनाए और अवैध पत्रों को रिपोर्टें भेजकर बेहतर ढंग से नहीं हो सकता? कारखानों में मजदूरों की हालत को सुधारने के लिए मजदूरों के संघर्षों का नेतृत्व करना, इस काम के लिए भी किसी बाजाबता दल की आवश्यकता नहीं है। कोई भी होशियार आंदोलनकर्ता मामूली बातचीत के जरिए पता लगा सकता है कि मजदूर किन मांगों को उठाना चाहते हैं और फिर वह मांगों की सूचना क्रांतिकारियों के लिए एक संकुचित, व्यापक नहीं संगठन को भेज सकता है ताकि उनके बारे में एक पर्चा तैयार हो जाए। एक कोष का संगठन करना जिसके लिए फी रूबल 2 कोपेक के हिसाब से चंदा जमा करना होगा, चंदा देने के सामने माहवार हिसाब पेश करना, जो लोग चंदा न दे उन्हें सदस्यता से अलग कर देना इत्यादि। खूब, इससे तो पुलिस की बन जाएगी, क्योंकि उसके लिए इस केंद्रीय फैक्ट्री कोष के भारी भरकम गुप्त संगठन में घुस जाने, सारा धन जब्त कर लेने और सभी अच्छे लोगों को गिरफ्तार कर लेने से ज्यादा आसान बात और क्या हो सकती। इससे कहीं बेहतर यह नहीं रहेगा कि 1-1 या 2-2 कोपेक के ऐसे चंदा टिकट जारी कर दिए जाएं जिन पर किसी निश्चित संगठन की मुहर लगी हो, या किसी तरह के चंदा टिकटों के बिना ही पैसा जमा किया जाए और उसका हिसाब सांकेतिक भाषा में किसी अवैध पत्र में छाप दिए जाए। इससे हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा, लेकिन राजनीतिक पुलिस के लिए कोई सुराग पाना 100 गुना मुश्किल हो जाएगा। क्या इस पर भी अभी हम लोग बात करें या आगे बढ़ें? विषय बात कर लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक पैराग्राफ और पढ़ लीजिए। एक पैराग्राफ पढ़ लूंगा। ठीक है। मैं इन नियमों का और भी विश्लेषण कर सकता हूँ, पर मेरे विचार से जितना कहा जा चुका है वह काफी है। सबसे अधिक विश्वसनीय, अनुभवी और तपे हुए मजदूरों का एक छोटा सा गठा हुआ केंद्र, जिसके जिम्मेदार प्रतिनिधि सभी खास इलाकों में तैनात हों और क्रांतिकारियों के संगठन के साथ जिनका संबंध बहुत ही सख्त ढंग के गुप्त नियमों के मुताबिक कायम है। ऐसा केंद्र जनता के व्यापकतम सहयोग से और बिना किसी बाजाबता संगठन के, ट्रेड यूनियन संगठन के सभी कामों को अंजाम दे सकता है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि सामाजिक जनवादी आंदोलन जिस ढंग को पसंद करता है, उसी ढंग से वह इन तमाम कामों को कर सकता है।
सारी राजनीतिक पुलिस के बावजूद सामाजिक जनवादी ट्रेड यूनियन आंदोलन को मजबूत बनाने और विकसित करने का एकमात्र यही तरीका है। अब इस पर अब बात कर विस्पति ये